सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। मित्रों, आज हम पारिस्थितिकी के विषय में एक और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका कि नाम है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पारिस्थितिकी के संदर्भ में क्या होती है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अब कैरिंग कैपेसिटी को अगर हम समझें तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग लें, अगर हम इसका शब्दार्थ करें तो कैरिंग कैपेसिटी जो धारण करने की क्षमता है, कैरी करने की क्षमता है, वो कैरिंग कैपेसिटी हुई साधारण अर्थ में। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पेप्सी की बोतल है, 2 लीटर की है, तो उसमें आप कितना पानी डाल पाएंगे? 2 लीटर, उससे अधिक नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। इसी प्रकार से एक बाल्टी है 16 लीटर की, तो उसमें 16 लीटर पानी ही समाएगा। उसके ऊपर डालेंगे छलक जाएगा। उसकी जो धारण करने की क्षमता है, जो कैरी करने की कैपेसिटी, वो उतनी है। तो ये तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी का अर्थ है कि भाई धारण करने की क्षमता। लेकिन जब हम इसको इकोलॉजिकल टर्म्स में समझते हैं, जब हम इसको पारिस्थितिकी के संदर्भ में, अपने पर्यावरण के संदर्भ में हम देखने लगते हैं, तो फिर हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले जाननी होती हैं कुछ लिमिट्स। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं। अब ये लिमिट्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो जो लिमिट होती है एक पर्यावरण की, एक पारिस्थितिकी तंत्र की, वो होती है लैंड। यानी कि जो भूमि है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें, पूरी धरती की बात करें, तो लैंड मास जो है वो एक लिमिट में है, उससे आगे नहीं है। आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना हमारा लैंड मास है। इसी तरह से दूसरी लिमिट आती है पानी, वाटर। अब ये भी हर जगह बिल्कुल सहज उपलब्ध नहीं है। नदी हर जगह तो होती नहीं, कहीं कहीं पे नदियां हैं, कहीं कहीं पे पोखरे हैं, कहीं कहीं पे तालाब हैं, बाकी जगह ड्राइनेस है। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पानी अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारा पानी समुद्र में है जो कि खारा है, सैलाइन है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत प्रोसेसिंग के बाद वो इस्तेमाल करने लायक बनता है। तो सैलाइन वाटर हो गया ओशन का। उसके बाद इस्तेमाल करने लायक जो मीठा जल है, जो फ्रेश वाटर है, वो हम कह सकते हैं नदियों में है, तालाबों में है, अंडरग्राउंड वाटर है, और बाकी का बर्फ के रूप में है। आर्कटिक में, अंटार्कटिका में जो बर्फ है, तो वो भी एक लिमिट है। डेजर्ट में अगर पानी नहीं है तो एक लिमिट है। इसी तरह से टेरेन का भी फर्क पड़ता है। माउंटेनस टेरेन है, प्लेटू है, या बिल्कुल ही हमने डेजर्ट की बात की तो बिल्कुल रेगिस्तान है। तो किस प्रकार का टेरेन है, बिल्कुल ही ग्लेशियर्स हैं। तो जैसा भी टेरेन है, जिस प्रकार की भी स्थलाकृति है, वो भी एक लिमिट बन जाती है। दूसरी अगर हम लिमिट्स की बात करें तो वो एयर क्वालिटी भी होती है, लाइट इंटेंसिटी भी होती है। जो धरती पे सूरज का जो सूर्य किरणें आ रही हैं, वे भी एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लिमिट बनाती हैं, सीमाएं बनाती हैं। जैसे आप डेजर्ट में जाएंगे या ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत सनलाइट मिलेगी, बहुत इंटेंसिटी, बहुत हीट अवेलेबल है। लेकिन पहाड़ों पे जाइए, वो हीट कम हो जाती है। पोल्स की साइड में जाइए, जो पोल हैं हमारे धरती में, पोलर साइड में, नॉर्दर्न पोल, सदर्न पोल, उन साइड में जाएंगे तो लाइट इंटेंसिटी घट जाती है। तो इस प्रकार से लाइट इंटेंसिटी भी बहुत मायने रखती है। एक तालाब है,
तो एक तालाब में जो गर्मी पैदा होती कैसे पैदा होती है? लाइट इंटेंसिटी से, कि कितनी सूर्य की किरणें वहां पे पड़ रही हैं उस तालाब में, और उस तालाब की किस लेयर तक वो लाइट जा पा रही है, उस फ्रीक्वेंसी कितनी है उस सूर्य के रेडिएशन की, कि वो उस तालाब की कितनी गहराई तक जा पा रही है। ऊपर का जो लेयर होगी वो आप देखेंगे कि गर्म है, वार्म है, उसमें वार्मथ है, एक गर्माहट है। लेकिन जैसे जैसे हम तालाब के नीचे जाते जाएंगे ठंड होती जाएगी, पानी ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी वहां धरती तक नहीं पहुंच पा रही है, नीचे पानी की लेयर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी पहाड़ों पे होता है, दूसरे इलाकों में होता है। नमी भी एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है कई पेड़ पौधों के उगने के लिए। जहाँ पे पानी नहीं है, नमी की कमी है, तो वहाँ वनस्पतियाँ बिल्कुल हो नहीं पाती, कांटीली वनस्पतियाँ होती हैं, हरे पत्तेदार पेड़ पौधे नहीं हो पाते, ये भी एक लिमिट है। इसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन भी लिमिट्स होती हैं। टुंड्रा प्रदेश हैं, टैगा प्रदेश हैं, और बहुत ही ऊंचाई वाले पहाड़ों में इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, डेजर्टिक टेरेन है जहाँ पे मरुस्थल इत्यादि हैं। तो वहाँ की जो जलवायु होती है, उस जलवायु का असर भी वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ पे, वहाँ के पूरे वानस्पतिक जो समुदाय है उसके ग्रोथ पे, जानवरों की ग्रोथ पे, सब पे असर पड़ता है। इसके अलावा हम पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो एक और लिमिट होती है, वो है मिट्टी, मृदा, सॉइल। सॉइल का फर्टाइल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करने में। सॉइल फर्टाइल होगी, ये हम टेरेस्ट्रियल लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो मैराइन जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, मैराइन इकोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, और एक्वाटिक जितने ये फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब इत्यादि नदियाँ, वो थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। उसके बाद जब हम लैंड में बात करें, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे जो होते हैं, तो उनके लिए ये सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। सॉइल उपजाऊ है तो जाहिर सी बात है वनस्पतियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, जानवरों के खाने के लिए घास होगी, तो वो सब एक पॉपुलेशन को फ्लरिश करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से लिमिट्स होती हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र की, जो कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी को बनाती हैं। हर पारिस्थितिकी तंत्र में, हर पर्यावरण में कुछ रिसोर्सेस होते हैं। ये सारे हमने जो अभी बात की वो सब रिसोर्सेस ही हैं। तो ये सारे रिसोर्सेस जिस मात्रा में होंगे उतनी ही मात्रा में वहां पे दूसरी पॉपुलेशंस रह पाएंगी, समुदाय रह पाएंगे, फ्लरिश कर पाएंगे, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो पाएगी, वे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे रह पाएंगे। तो ये सारी जो रिसोर्सेस की लिमिट्स हैं, ये ही एक पारिस्थितिकी तंत्र की कैरिंग कैपेसिटी को बनाती हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स किसी भी पर्यावरण में, किसी भी वातावरण में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं हो सकता। उसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी, और इन रिसोर्सेस की यही लिमिट जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र के कैरिंग कैपेसिटी को बनाती है। तो आगे चलते हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी जो श्रेणियां हैं उनको समझेंगे। तो जो एनवायरनमेंट है उसके जो रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस जब एक पॉपुलेशन की, किसी प्रजाति की, जो समुदाय है उसके इंडिविजुअल्स की, उसके जो प्रत्येक जो प्राणी हैं उन प्रत्येक प्राणी और एक समुदाय, पूर्ण रूप से समग्र रूप में एक पूरा समुदाय, उसको जो सपोर्ट करता है, जिस एनवायरनमेंट के रिसोर्सेस, वहाँ के संसाधन, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। इसको हम 3 श्रेणियों में इकोलॉजिकल टर्म्स में देखते हैं। सबसे पहला आता है सबसिस्टेंस डेंसिटी, दूसरा आता है सिक्योरिटी डेंसिटी, और तीसरा आता है ऑप्टिमम डेंसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी किस प्रकार से हुई? जैसे हम पहली श्रेणी की बात करेंगे, वो है
सबसिस्टेंस डेंसिटी, सबसिस्टेंस का अर्थात हुआ अपना जीवन निर्वहन करना, उतने रिसोर्सेस होना कि आपका जीवन निर्वहन हो जाए। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं प्राणियों के समुदाय के लिए, उनकी पॉपुलेशन के लिए, वो अगर उतनी मात्रा में है कि वे अपना बस भरण पोषण निर्वहन भर कर सक रहे हैं, उससे ज़्यादा उनके पास नहीं है कि वो और ज़्यादा फ्लरिश कर सकें, तो ये एक लिमिट बन जाती है कि केवल हैंड टू माउथ पॉपुलेशन चल रही है। घास उतनी है, स्पेस उतनी है कि वे बस अपना भरण पोषण भर कर रहे हैं और वे जीवित हैं, अपने पॉपुलेशन को कुछ हद तक मेंटेन किए हुए हैं, उनका जीवन यापन चल रहा है। तो जब एक इस प्रकार की लिमिट होगी रिसोर्सेस की, तो वो प्राणियों के पॉपुलेशन को एक हद तक ही मेंटेन रखेगी, उससे ज़्यादा कुछ भी वे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो केवल जब अपने जीवन निर्वहन की के लायक रिसोर्सेस रह जाते हैं प्राणियों के पास, उनके समुदायों के पास, उनके पॉपुलेशन को बढ़ने के लिए, तो ये एक लिमिट पैदा करती है और इसी लिमिट को हम कहते हैं सबसिस्टेंस डेंसिटी, कि प्राणियों के समुदाय बस जी भर रहे हैं, खा भर रहे हैं, उनके पास उतना लेवल है, बहुत ज़्यादा आगे उनकी पॉपुलेशन फ्लरिश नहीं कर सकती। दूसरी श्रेणी आती है सिक्योरिटी डेंसिटी। अब सिक्योरिटी डेंसिटी से ही हमें पता चलता है कि सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब एक पॉपुलेशन होती है, एक समुदायों का एक ग्रुप है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं पूरे समुदाय में, तो वो इंडिविजुअल्स की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेल्थ डिपेंड करती है जो पैरासाइट हैं, जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जिससे उनको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे उनको बीमारियां आ जाती हैं, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उससे बीमार पड़ जाते हैं। जानवर कई बार बीमार पड़ के उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर कोई इस प्रकार की डिजीज है समुदाय के लिए, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस प्रकार के वायरस हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को घटा दे रहे हैं, डेथ हो गई तो पॉपुलेशन घट गई, मोर्टेलिटी रेट पॉपुलेशन की बढ़ गई, किसी भी स्पीसीज की, कोई भी प्रजाति हो। दूसरा आता है उनका शिकार हो जाना। मान लीजिए शिकारी जानवर ज़्यादा हो गए और वे उनका शिकार कर दे रहे हैं, तो भी पॉपुलेशन घटेगी। तो एक ऐसी स्थिति आ जाना जहां पर कि पॉपुलेशन के ऊपर चेक लगे हुए हैं, पॉपुलेशन के ऊपर एक चेक है कि कोई उनको खा जा रहा है, उनको प्रे कर दे रहा है, उसके बाद उतनी प्रजनन क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को बढ़ा पा रहे हैं, बीमारी आ जा रही, बीमारी से मर जा रहे हैं, पॉपुलेशन घट जा रही है। तो ये जहाँ पे इस तरह की लिमिट आ जाती है, पॉपुलेशन पे इस तरह के खतरे आ जाते हैं और उसको अपने आप को सस्टेन करना होता है, अपने आप को मेंटेन करना होता है, तो ये सिक्योरिटी डेंसिटी कहलाती है। ये भी एक कैरिंग कैपेसिटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तीसरी श्रेणी की हम बात करते हैं तो वो आती है ऑप्टिमम डेंसिटी। ऑप्टिमम मतलब बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सब कुछ, यानी कि सारे रिसोर्सेस, वाटर, स्पेस, फूड, हैबिटेट, सब कुछ बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। जब बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं तो जानवर खाते हैं, इंडिविजुअल्स खाते हैं, खुश रहते हैं, प्रिडेशन का खतरा कम होता है, डिजीज इन्फेस्टेशन का, बीमारियों का खतरा कम होता है, उनकी हेल्थ बढ़िया मेंटेन रहती है, खूब अच्छा उनको खाने को मिलता है, कंपटीशन कम होता है, खाने के लिए, रहने के लिए प्रतिस्पर्धा कम होती है, प्रजनन क्षमता बढ़ती है, उससे पॉपुलेशन जो है उनकी वो बढ़ जाती है। तो ऐसी क्षमता, ऐसी डेंसिटी पॉपुलेशन की जहाँ पे उनको पर्याप्त रिसोर्सेस अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में उनका स्पेस है, पर्याप्त मात्रा में हैबिटेट मेंटेन्ड है, पर्याप्त मात्रा में पानी, भोजन इत्यादि सब, पर्याप्त मात्रा में प्रजनन कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, तो ये
ऑप्टिमम डेंसिटी कहलाएगी। ऑप्टिमम डेंसिटी के केस में ये होता है कि मोर्टेलिटी, अधिकतर ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट जो है वो घट जाती है और पॉपुलेशन हाई हो जाती है। अगर प्रिडेशन कम हो गया, अगर शिकार कम हो गया या डिजीज इन्फेस्टेशन कम हो गया, तो कोई एक पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है ऑप्टिमम डेंसिटी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो रिसोर्सेस हमें हमारे एनवायरनमेंट में प्राप्त होते हैं, किसी भी स्पीसीज को, किसी भी प्रजाति को, उसके समुदाय को, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बनाते हैं। अब इन तीनों के लिए हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने बात की सब्सिस्टेंस डेंसिटी की। तो सब्सिस्टेंस डेंसिटी में मान लीजिए गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने मवेशी पाले हुए हैं, उसके पास में एक लाइव स्टॉक है, गायें हैं, भैंसे हैं। अब उनकी पॉपुलेशन हाई है, वहाँ पे घास बड़ी मुश्किल से मिलती है, सूखा इलाका है, कभी वो भूसा खिला देते हैं, कभी सूखी चीज़ें खिला देते हैं और अपने मवेशियों को पाल रहे हैं। तो उनकी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो एक स्तर तक मेंटेन रहेगी। उसमें मोर्टेलिटी रेट भी आ गई कि जानवरों की डेथ भी हो रही है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उन मवेशियों की बढ़ती नहीं है, सिर्फ लाइव स्टॉक को लोग अपने भरण पोषण के लिए मेंटेन भर कर पाते हैं। तो ये तो लाइव स्टॉक का मेंटेनेंस उस स्थिति में हो गया जहाँ पे कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, केवल भरण पोषण हो रहा है, तो वो सब्सिस्टेंस डेंसिटी कहलाएगी। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे अफ्रीका। अफ्रीका में जो जंगलों में जानवर पाले जाते हैं, मसाई मारा इत्यादि, जो मसाई जनजाति वगैरह हैं और दूसरी जनजातियां हैं जो जंगलों के आसपास रहती हैं, और उनके लाइफ स्टॉक होते हैं, बहुत सारे हर्डर्स होते हैं, बहुत बड़े हर्डर्स हैं वो, उनके बहुत सारे काउज होते हैं, उनकी गायें होती हैं, भैंसें होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जंगल का इलाका है, शेर बाघ इत्यादि सभी हैं, लकड़ा बग्घे वगैरह सभी हैं, तो उनका जानवरों का शिकार होता रहता है। अफ्रीका में ऐसा होता है। तो जब उनका शिकार होता है, प्रेडेशन होता है, तो ये क्या होता है, एक चेक बन जाता है और बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में, उनके पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। कोई बीमारी आ गई जानवरों में तो वो उसको रोक नहीं पाते हैं। तो वो एक चेक में बनी रहती है, उनकी जो लाइफ स्टॉक की जो डेंसिटी है, उनके जो अपने मवेशी जो पाले हुए हैं, वो बिल्कुल चेक में रहते हैं, या तो शिकार के द्वारा या फिर बीमारियों के द्वारा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी डेंसिटी मेंटेन रहती है। अब कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ में हम देखेंगे जहाँ पे लाइफ स्टॉक ये लोग पालते हैं, तो बहुत ही प्योर घास उनको देते हैं, बहुत उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जाती है, बहुत ज़्यादा उनका वैक्सीनेशन किया जाता है, और पता चलता है कि उनमें मॉर्टेलिटी तो है ही नहीं, मॉर्टेलिटी रेट उनकी बहुत घट गई है, खाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे उनके शेड्स, बाड़े उनके जो हैं मेंटेन किए हुए हैं, जो लाइफ स्टॉक उन्होंने पाले हुए हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि ऑप्टिमम डेंसिटी आ गई है, यानी कि खाने के लिए पर्याप्त है, डिजीज इन्फेस्टेशन नहीं है, कोई प्रे तो है ही नहीं, कोई भी शिकारी तो है ही नहीं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, बहुत हाई हो जाती है उनके लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन, उनके मवेशियों की पॉपुलेशन, जब तक कि वे उनको फैमिली प्लान करके उनको प्रॉपर प्लानिंग ना करें। अगर उनको यूं ही छोड़ दिया जाए उस कंडीशन में, तो वहाँ पे पर्याप्त रिसोर्सेस होने के कारण उन लोगों के जो लाइफ स्टॉक हैं, उनके जो मवेशी हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। आपके जो आसपास शहर में तालाब है, वो अपने आप में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। उसमें मछलियाँ हैं, उसमें जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उसमें कई सारे जो हैं मछलियाँ हैं, छोटी टैडपोल्स हैं, केकड़े होंगे, कई सारे इंसेक्ट्स होंगे, और उन सब का एक सुचारू जीवन चल रहा है। तो वो जो आपके शहर के आसपास एक तालाब है, वो अपने आप में परिपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन अब आप ये सोचें, फर्ज करिए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एक वेल ला करके अपने उस तालाब में पालना चाहें, तो वेल मछली पलेगी उसमें? नहीं पल पाएगी। उसके लिए स्पेस नहीं है, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, तो वो उस तालाब में नहीं पल सकती, या एक शार्क मछली उसमें तालाब में नहीं पल सकती, क्योंकि उसके लिए लिमिटेड रिसोर्स है।
तो इस तरह से जो रिसोर्सेस की लिमिट्स होती हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी बनाती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र कई सारे हैं। मैराइन इकोलॉजी में देखें तो समुद्र का एक पारिस्थितिकी तंत्र है। मीठे पानी में देखें तो मैंने आपको पॉन्ड का एग्जांपल दिया, लेक का पारिस्थितिकी तंत्र है, रिवर का पारिस्थितिकी तंत्र है। टेरेस्ट्रियल में जंगलों का पारिस्थितिकी तंत्र है, माउंटेन का, मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है। और ये सारे छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के समग्र रूप में हमारा बायोस्फीयर जो है, धरती का एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो जब सब जगह लिमिट है तो इस बायोस्फीयर में भी तो लिमिट होगी। तो हमारी जो धरती है उसमें भी लिमिट है रिसोर्सेस की, और ये लिमिट धरती की कैरिंग कैपेसिटी बनाती है। इस धरती में भी सबसिस्टेंस डेंसिटी, सिक्योरिटी डेंसिटी और ऑप्टिमम डेंसिटी के लायक ही रिसोर्सेस हैं। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी धरती में, और बहुत अधिक पॉपुलेशन बढ़ने से, रिसोर्सेस के घटने से फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन, समुदायों की जो पॉपुलेशन है, उस पर असर आएगा। तो ये थी कैरिंग कैपेसिटी पारिस्थितिकी तंत्र की। तो मित्रों, आज हमने धरती की पारिस्थितिकी तंत्र की धारण क्षमता के विषय में, कैरिंग कैपेसिटी के विषय में जाना। अगले शीर्षकों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। धन्यवाद।